नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। मोदी जी इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंदिर प्रम्बन मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना की, मंदिर में कई सारे कार्य आरंभ करवाए और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंडोनेशिया के जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके साथ में MOU करवाया कि उसका जो है वो पुनरुद्धार वो पूरी तरह से भारत की ASI करेगी। वैसे चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज मोदी जी पहुँच गए मेलबर्न। जी हाँ, कैनबरा नहीं गए। जो इस समय सबसे बड़ा जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वो अब मेलबर्न हो गया है। तो सिडनी हुआ करता था, सिडनी से थोड़ा सा कुछ हज़ार संख्या में जो लेटेस्ट सेंसस आया है उसमें मेलबर्न आगे चला गया है। तो मेलबर्न जो है इस समय ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है और मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी भी है, खेलों की राजधानी भी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी जो मल्टीकल्चरल सिटी है ऑस्ट्रेलिया की वो भी मेलबर्न है। तो एक तरह से जो मेलबर्न है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती है। ये ऐसी सिटी है, ये ऐसा शहर है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो मल्टीकल्चरल स्वरूप है, बहुआयामी जो स्वरूप है उसका प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ पर मोदी जी के लिए एक डायस्पोरा की एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई डॉकलैंड स्टेडियम में। वैसे डॉकलैंड स्टेडियम में यदि कोई इवेंट होती है तो जो चारों तरफ स्टेडियम में बैठते हैं लोग, तो उसकी कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन मोदी जी के इवेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेडियम में इस प्रकार की जब इवेंट की जाती है तो फिर एक पूरा सेक्शन जो है वो VIP के लिए ही छोड़ दिया जाता है और सामने जो है वो सीटिंग की जाती है। तो मैक्सिमम सीटिंग 30,000 थी, वो हो गई हाउसफुल, टोटली हाउसफुल। और इस रिसेप्शन में जो प्राइम मिनिस्टर है एल्बनी साहब वो भी उपस्थित थे और उन्होंने भाई, जैसा कि वो कहते रहते हैं कि वो एक मोदी जी के बड़े प्रशंसक हैं, तो फिर से उन्होंने प्रशंसा की। अच्छा, इसमें भाई कम से कम मेरी जो इसमें जो मेरा जो विचार है और मेरा मंतव्य रहता है वो ये रहता है कि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसी प्रकार की राजनीति न तो किसी को करनी चाहिए और न किसी को इसमें भारत की जो हित है उसके अतिरिक्त किसी भी स्तर की कोई और आलोचना की जानी चाहिए। जो भारत के हित हैं उनके अनुसार यदि आपको लगता है कि साहब कोई गलत हो रहा है तो फिर आपकी आलोचना भी पूरी तरह से उचित है। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा ही चल रहा है। मामला दूसरा क्या चल रहा है? आपको पता है कि इस समय भारत की जो LNG की सप्लाई है वो बुरी तरह से प्रभावित है। लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है? भारत लगभग 10-11 मिलियन टन्स ये उसकी जो है वो इंपोर्ट है, वो कहाँ से आती है? कतर से। कतर क्या दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है? नहीं। 3 सप्लायर ऐसे हैं पूरे विश्व में जो लगभग बराबर मात्रा में गैस सप्लाई करते हैं और वो कोई 80-82 मिलियन टन्स की बात आती है, वो उसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी है। अब आप ये लगातार देख रहे हैं कि भाई ये जो ईरान वाला जो युद्ध है ये कहाँ जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो कतर की जो LNG सप्लाई है वो पूरी तरह से अनिश्चित हो गई है और तब तक अनिश्चित हो गई है जब तक 2-3 वर्ष में कतर अपनी जो एनर्जी की पाइपलाइंस है वो रेड सी की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से, अब इजराइल की तरफ से वो बनाएगा नहीं तो फिर वो सीरिया की तरफ से बनाएगा क्या? सीरिया में कुछ पता नहीं चलता है कि भाई कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है, कब आपका मित्र शत्रु बन जाए, कब शत्रु मित्र बन जाए। हमारे ट्रंप अंकल ने ऐसी स्थिति बना दी है पूरे गल्फ़ की, पर्शियन गल्फ़ की, कि वहाँ पे कब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए उसका पता नहीं चलता है। तो हमारी जो LNG की सप्लाई है, अच्छा उनका जो सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है रस लफान, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। उसको भी
पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। तो भाई अब हमारा जो अगला एनर्जी सप्लायर, सबसे बड़ा जो एनर्जी सप्लायर जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी तरफ देख रहे हैं, वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। और उससे एनर्जी सप्लाई हम कहाँ से लेंगे? हम उससे LNG लेंगे, लिक्विड नेचुरल गैस। अब LNG और LPG में भी अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि LNG जो है वो अधिकतर मीथेन गैस होती है, और जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो इससे जो प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस निकलती हैं उनको लिक्विफाई करके LPG बनाई जाती है। जो हमारे घर में जो सिलेंडर में आती है वो LPG होती है, लेकिन जो पाइप्ड गैस सप्लाई होती है वो LNG होती है। तो LNG का सबसे बड़ा सप्लायर, 3 जो सबसे बड़े सप्लायर हैं उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। तो अब भारत जो है वो आपकी गैस की समस्याएं सदैव के लिए दूर करने के लिए, भारत की इस समस्या को सदैव दूर करने के लिए मोदी जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। LNG की सप्लाई अब ऑस्ट्रेलिया से बढ़ाई जाएगी। कतर से वैसे भी नहीं हो रही है, भारत को US से लेनी पड़ रही है। US बहुत दूर पड़ता है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ती है, और उसकी बात अलग है कि US जो है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। वो कब क्या आपके फच्चर डाल दे, कब क्या तमाशा कर दे, तो उसका कुछ पता नहीं चलता। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जो आपके जो गैस प्रोडक्शन जो होता है वो अधिकतर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। अधिकतर क्या, लगभग पूरा का पूरा उनका गैस प्रोडक्शन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत से सबसे निकट है, इसलिए भारत जो है अपने और आपकी और हमारी जो गैस की समस्या है उसको सदैव के लिए दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बात करने जा रहा है। ये एक एजेंडा पॉइंट है, बड़ा एजेंडा पॉइंट है जिसको खुल के बताया नहीं जा रहा है। दूसरा जो एनर्जी की बात हो रही है वो यूरेनियम की सप्लाई अब सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया से आएगी। जी हाँ, यूरेनियम की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से टाई अप की जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया तो तैयार है सारी की सारी हमारी एनर्जी सप्लाई करने के लिए, लेकिन संभवतः हम अपनी सारी की सारी जो है सप्लाई एक देश से नहीं लेना चाहते। तो हम और भी देशों की बात कर रहे हैं, हम और भी देशों से यूरेनियम की सप्लाई लेंगे। हमारी खुद की भी सप्लाई है यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री से, कुछ रशिया से। ये हमारा जो है वो प्लान है, क्योंकि हमको जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है वो 100 गीगावाट तक ले जाना है अगले 10 वर्षों के अंदर अंदर। 100 गीगावाट तक अगर ले जाना है तो फिर उसके लिए यूरेनियम की सप्लाई चाहिए। यूरेनियम जो है हमको जिस फॉर्म में चाहिए, हमको एनरिच्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। हम यूरेनियम 235 से काम चला लेते हैं, फिर यूरेनियम 235 के बाद में जो उसका फिर जो प्लूटोनियम निकलता है सेकंड स्टेज में, हम उसको यूज़ करके और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यूरेनियम 233 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा कामयाब है, और उसको जब बड़े स्केल पर ले जाएंगे तो यूरेनियम 233 जो निकलेगा उसका फिर नेक्स्ट स्टेज यानी स्टेज 3 में थोरियम के साथ में उपयोग करके अंतहीन ऊर्जा हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये है प्लान। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का तो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिफेंस की भी प्लानिंग हो रही है। अब डिफेंस की तो प्लानिंग ये है कि भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US और ब्रिटेन, ये 5 जो हैं ये अपने आप को 5 आइज़ बोलते हैं। बेसिकली ये 5 जो हैं ये एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, यानी अंग्रेज़ों की जो कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ गए उन्होंने कॉलोनाइज़ किया और वहाँ पर अंग्रेज़ स्वयं जाके बैठे, वो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये 5 देश हैं। तो इन 5 देशों में से कम 2 यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कवर किए जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन तीनों के एक तरफ आने का परिणाम क्या निकला। अभी अभी आपने जो सुना है कि साहब की वो हरदीप सिंह निज्जर वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें US और कनाडा ने मिलकर ये कह दिया कि नहीं भाई, ये जो है इसमें भारत देश का यानी भारतीय इंडियन नेशन का, भारत की सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं था, और ये पूरी तरह से
गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा किया हुआ हिट जॉब था। ये कैसे संभव हुआ? एक समय यही फाइव आइज जो थे वो ट्रूडो को मिसगाइड कर रहे थे, और इस मिसगाइड करने में सबसे ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक रोल हमेशा जो है वो यूके वालों का रहता है। इनकी जो एक मानसिकता है उपनिवेशवाद वाली, वो कभी दूर नहीं हो सकती। ये आज भी भारत को ये देखते हैं कि साहब कि भारत जैसे कि इनका उपनिवेश ही हो, और इनका जो डीप स्टेट है वो तो इसी तरह से सोचता है। और उसको भारत ने न्यूट्रलाइज कैसे किया? एक 5 में से 3 जो है अब वो भारत के पक्ष में है। पहले कनाडा यूएस के साथ रहता था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक तरह से न्यूट्रल से रहते थे, और कनाडा यूएस और यूके ये 3 मिला के भारत को कॉर्नर किया करते थे। अब भारत ने पासा पलट दिया है, और इस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 3 जो है वो भारत की पैरवी करते हैं इस फाइव आइज वाले इंटेलिजेंस ग्रुप में। और इसी का नतीजा है कि इन तीनों ने कहा कि क्या बकवास लगा रखी है। जो बदमाश है वहाँ बैठे हुए कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ भी ये खालिस्तानी एक्टिव रहते हैं, और यहाँ क्या किया करते हैं हमको पता है अच्छी तरह से। माइक कार्नी आए, माइक कार्नी ने भी बिल्कुल स्वीकार किया, और उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि ये जो खालिस्तानी है ये यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है, और उसके बाद से ये सारा कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक बार पुनः मोदी जी जा रहे हैं, और ये जो पूरा एक चेंज किया है जियो पॉलिटिक्स में, जो जियो पॉलिटिकल परिवर्तन किया है, उस जियो पॉलिटिकल परिवर्तन को बिल्कुल पक्का खूंटा गाड़ के मजबूत करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।